हेलो फ्रेंड्स। हम लोग के यूट्यूब चैनल निरपेक्षवाद में आप सबका फिर से स्वागत है। ज्योग्राफी जो सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा पार्ट है और आज हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में और पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में जानने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक है, स्टार्स तक हम लोग पहुंच चुके थे। मैंने अच्छे से समझा दिया था कि स्टार्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके डेथ के बाद क्या बनता है। तो वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को कोई और समस्या होगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि जब बिग बैंग हो चुका और जैसा कि मैंने बताया था कि सोलर सिस्टम कैसे बनता है, गैलेक्टिक नेबुला बनती है, फिर स्टार बनते हैं, फिर स्टार्स जब डेथ करते हैं तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू उसके बाद वहाँ जाके क्या बनता है, स्टेलर नेबुला। और फिर उसी स्टेलर नेबुला में चूंकि सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं जिनसे सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। दोस्तों वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम है जो कि एक तारा जो कि हमारा सूर्य है और 8 ग्रह, ठीक है ना, उनसे मिलके बना हुआ है। दोस्तों हुआ क्या कि उन 8 ग्रहों का जब निर्माण हुआ शुरू शुरू में, तो सारी के सारे ग्रह क्या थे, बहुत ही ज्यादा हॉट थे। ठीक है ना। और फिर कई स्टेजेस से गुजरते हुए वो आज की प्रेजेंट सिचुएशन में मौजूद है। जैसे कि हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो वो बहुत ही गर्म अवस्था में थी, हॉट अवस्था में थी। ठीक है ना। और इस पे लगातार मतलब कि क्या हो रहे थे, उल्का पिंड, ब्रह्मांड से जो भी मटेरियल नीचे आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो वो भी लगातार गिर रहे थे। फिर क्या हुआ कि समय के साथ साथ धीरे धीरे हमारी पृथ्वी क्या हुई, ठंडी हुई। अभी आज ही हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी कई स्टेजेस से पास की जिनको हम लोगों ने कई युग में बांटा है, जैसे कि प्री क्रैम्बियन युग, और हर एक स्टेज में एक अलग खासियत रही है पृथ्वी की। ठीक है ना। तो शुरू में क्या हुआ कि जब पृथ्वी बनी तो बहुत ही ज्यादा हॉट थी। ठीक है। और लगातार इस पे क्या हो रहे थे, ज्वालामुखियों का इरप्शन हो रहा था, लगातार ज्वालामुखियां फट रही थी। जिससे क्या हुआ था कि पूरी पृथ्वी ज्वालामुखियों के धुएं से कवर हो गई। ठीक है ना। और जब कवर हो गई तो क्या हुआ कि अब सनलाइट इतना ज्यादा डेंस वो कवर था धुएं का कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने में असमर्थ होने लगा। जिसके चलते क्या हुआ कि पृथ्वी क्या हुई, ठंडी हुई। और जब ठंडी हुई तो वो जो धुआं बादल के रूप में इकट्ठा हुए थे वो क्या हुए, बारिश बन के नीचे आए। और जिससे कहा जाता है कि समुद्रों का निर्माण हुआ। हालांकि कोई भी एक्सप्लेनेशन पृथ्वी पे कोई चीज कैसे बनी है उनका पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो सारे के सारे क्या है, एजम्पशन है कि ऐसे बना होगा, ये हुआ होगा। ये वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक शोधों से पता लगाए गए हैं। ठीक है। इसका कोई वेल प्रूफ अभी तक मिला नहीं है। सारी की सारी ये सब क्या है, अभी थ्योरीज हैं। ठीक है ना। दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि पहले कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो आप देखते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी ही है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है ना। और सोलर सिस्टम से बाहर भी जहाँ तक हम लोग अभी तक पहुँच पाए हैं, वहाँ तक कोई भी और ग्रह ऐसा नहीं है जिसपे जीवन संभव है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, कि आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स। ठीक है। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स which have life, although there may be other planet in other galaxy which can have life, but till now it is not discovered। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे यूनिवर्स में, कह सकते हैं हम लोग। अभी तक तो जितनी भी हमारी डिस्कवरी पहुंची है यही पहुंची है कि पृथ्वी के अलावा
अभी कोई भी ऐसा ग्रह वैज्ञानिकों को नहीं मिला है जिस पे क्या हो, जीवन हो। ठीक है ना। हालांकि ये बात संभव है कि कहीं और किसी अदर गैलेक्सी में, ठीक है ना, किसी और सोलर सिस्टम में हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रह पाया जाए जिस पे जीवन संभव हो। ये पूरी की पूरी संभावना है, बट अभी तक ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है वो एक बहुत ही यूनिक ग्रह है, अद्वितीय है। ठीक है ना। क्यों अद्वितीय है? क्योंकि इस पे क्या है, जीवन है। ठीक। अब अगला स्टेप हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे या पृथ्वी में ऐसी क्या खासियत है जिससे कि इस पे जीवन संभव हो पाया। ठीक है ना। और बाकी जितने भी सोलर सिस्टम के ग्रह हैं उस पे अभी तक जीवन का पता नहीं चला। ठीक है ना। तो दोस्तों उसका कारण ये है, इट्स स्पेसिफिक पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सन। ठीक है ना। यानी कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की जो एक विशेष स्थिति है, जहाँ पे वो लोकेटेड है, जितनी दूरी पे सन से है, वो जिम्मेदार है कि पृथ्वी पे एक ऐसा मॉडरेट तापमान बना, जिसकी वजह से दो चीजें हुई। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, कि जो मरकरी है, बुध है, वो सूर्य के इतने पास है कि सूर्य से निकलने वाली जो सोलर फ्लेयर्स है, ठीक है ना, या वो क्या करती हैं कि मरकरी पे किसी भी तरह के वातावरण को बनने ही नहीं देती हैं। जितनी भी गैसें निकलती हैं उनको क्या करती हैं, अपने साथ बाहर की तरफ बहा ले जाती है या उसके वातावरण को तोड़ देती है। और इतने पास होने की वजह से मरकरी पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि ये संभव भी नहीं हो पाता कि वहाँ पे कोई चीज़ इतने ज़्यादा टेम्परेचर में एग्जिस्ट करे। ठीक है ना। तो दो तीन चीज़ें हैं दोस्तों जो पृथ्वी पे लाइफ को क्या बना रही हैं, संभव बना रही हैं। ठीक है ना। सॉरी, ये अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारी क्या है, गैलेक्सी है, मिल्की वे है। ठीक है ना। और कहीं यहाँ पे हम लोग क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा। ठीक, यही पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, सन विद आवर 8 प्लैनेट्स। ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं कि ऐसा क्या है पृथ्वी पे जिसके चलते जीवन संभव है। दो चीजें हैं दोस्तों। एक तो है कि टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज फेवरेबल फॉर अलाउइंग एटमॉस्फेयर टू एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो पृथ्वी का तापमान ऐसा है जो कि पृथ्वी पे एक वातावरण के अस्तित्व को क्या करता है, फेवर करता है। ठीक है ना। कि एक वातावरण एग्जिस्ट कर सके, एक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर सके पृथ्वी के चारों ओर, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या हो, गैसें हो, जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जितनी गैसेस हैं एक विशेष मात्रा में क्या कर सकें, पृथ्वी को चारों तरफ से घेर सकें और एक वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर का निर्माण कर सके। वो टेम्परेचर, अगर जैसा कि मैंने बताया कि मरकरी पे क्या है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, सन की सोलर फ्लेयर्स इतनी तेजी से पहुंचती हैं कि वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। ठीक है ना। तो एक फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर की मौजूदगी है। और ये पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट यानी कि जीवन होने का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है ना। और आप सोलर प्लैनेट के और किसी भी ग्रह में वातावरण नहीं पाते हैं। ठीक है ना। और मिलता भी है तो बहुत ही हल्का वातावरण वो होता है, इतनी सारी वैरायटी और इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है। और दूसरा जो सबसे मुख्य कारण क्या है कि इट अलाउस, ठीक है ना, H2O। H2O क्या है, एक केमिकल है। ठीक है ना। अभी तो यहाँ एक केमिकल ही है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि H2O क्या होता है, वाटर। ठीक है। तो ये एक एक तरह, और वाटर एक तरह का क्या होता है, केमिकल होता है। तो इट अलाउ H2O टू एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड इन गैसियस स्टेट। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे H2O नाम का एक केमिकल, ठीक है ना, ठोस, द्रव
और गैस, तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है ना। और गैस में भी क्या होती है, दो अवस्थाएं होती है। एक तो ये होता है कि वेपर फॉर्म, ठीक है ना। अब वेपर फॉर्म या ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि वातावरण में मौजूद होती है, हवा में नमी जिसको कहते हैं वो मौजूद होती है, वो क्या होता है, वाटर का गैसियस स्टेट ही तो होता है। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ह्यूमिडिटी और एक होता है वाटर का गैसियस स्टेट, कौन सा होता है, एक होता है वाटर स्टीम, यानी कि भाप। ठीक है ना। तो भाप और वेपर में क्या अंतर है, कोई मुझे बता सकता है? सोचिए आप लोग, भाप और वाष्प, यानी कि जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कह रहे हैं, ठीक है ना, ये नमी, उसमें क्या अंतर है? तो उसमें अंतर ये है दोस्तों कि वेपर जो होता है ना, यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है, वो वाटर का गैसियस स्टेट क्या है, वाटर के बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जो वाटर का गैसियस स्टेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है। और बॉइलिंग टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, उस पे जो उसका गैसियस फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। तो दोनों में अंतर ही है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि पृथ्वी पे क्या होता है, H2O नाम का केमिकल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो और किसी भी ग्रह पे नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। पानी की खोज चल रही है हर जगह, जितने भी हम लोग अपने मिशन आजकल ब्रह्मांड में कर रहे हैं, चाहे चंद्रयान मिशन हो, मंगलयान मिशन हो, दो ही चीज ढूंढ रहे हैं, एक तो एटमॉस्फेयर वहां का, और दूसरा वहां पे पानी की खोज। क्योंकि दोस्तों जीवन की शुरुआत सबसे पहले पृथ्वी पे कहाँ हुई थी, पानी पे ही हुई थी, पानी के अंदर ही हुई थी। उसी के बाद से फिर बड़े बड़े जीवों का निर्माण हुआ। तो ये दो बहुत ही बहुमूल्य कारण है, एक तो एटमॉस्फेयर का एग्जिस्ट करना, और एक H2O का लिक्विड फॉर्म में और ह्यूमिडिटी फॉर्म में एग्जिस्ट करना। इन दोनों ही कारणों के चलते क्या होता है, हमारी पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाया है। ठीक है ना। और ये दोनों क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी की जो लोकेशन है, जहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है ना, वो एक सूर्य के चारों तरफ एक ऐसे बेल्ट में है, एक ऐसे रीजन में है, एक ऐसी डिस्टेंस पे है, जिसके चलते ये टेम्परेचर, ये तापमान संभव हो पाया है कि ये दोनों चीजें पृथ्वी पे क्या है, मौजूद है। ठीक है ना। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे ये देखिए, यहाँ पे यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जैसे कि ये हमारा क्या है, सन। ठीक है ना। और पृथ्वी कहीं क्या है, यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है। और पृथ्वी अपने पाथ पे क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है। बाकी सारे भी ग्रह हैं जो इसके बाद मौजूद हैं, और सब अपने अपने पाथ पे क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। बट आप देखेंगे कि इन सब में कोई जीवन नहीं है, बाकी ग्रहों में, अर्थ को छोड़ दिया जाए तो बाकी ग्रह पे कोई जीवन संभव नहीं है। ये क्या है हमारी, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो पूरा का पूरा ये हुआ, ठीक है, या फिर यहाँ से ये हुआ, या कह सकते हैं कि जिस पाथ पे अर्थ रोटेट कर रही है वो एक ऐसा यूनिक पाथ है, ठीक है ना, जो सन से यानी कि सूर्य से उस उतनी ही दूरी पे है, जिससे कि क्या होता है कि इस पे टेम्परेचर ऐसा मेंटेन होता है जिसके चलते इस पे एटमॉस्फेयर और वाटर दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो स्पेशल पाथ आप लोग देख रहे हैं, इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन। ठीक है ना। गोल्डी लॉक जोन या गोल्डी लॉक बेल्ट हम लोग कहेंगे इसको। ठीक है। ये देखिए, दिस हैबिटेबल path or zone around the sun is called the Goldilocks zone of the sun। ठीक है ना। अब ये, तो इस ये जो पाथ होता है या ये जो बेल्ट है जिसपे कि अर्थ चारों तरफ सन के रिवॉल्व कर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सन का गोल्डी लॉक
जोन, ठीक है ना। गोल्डी लॉक जोन दोस्तों वो किसी भी तारे के चारों तरफ की वो बेल्ट होती है, वो जोन होता है जिस जोन में जीवन जीने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। इसलिए ये संभव है कि उस जोन में अगर कोई प्लैनेट है तो उस पे क्या होगा, लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। और गोल्डी लॉक जोन हर एक तारे का होता है, हमारे सन का है। वैसे ही क्या होता है, जितने भी मतलब तारे हैं उन तारों से एक निश्चित दूरी पे ये जोन पाया ही जाएगा, ठीक है ना। और अगर उस जोन में कोई ग्रह है तो ये संभावना, ये निश्चित नहीं है कि उस पे जीवन होगी, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण है जो जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बट सबसे ज्यादा संभावना क्या होती है, उस तारे के गोल्डी लॉक जोन में जो प्लैनेट है उन पे जीवन के होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, ठीक है ना। तो गोल्डी लॉक जोन, एवरी स्टार हैज इट्स ओन गोल्डी लॉक जोन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टार, ठीक है ना। तो हर तारे से एक निश्चित दूरी पे, ये दूरी बदलती रहती है तारों के साथ साथ। अलग तारा हुआ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, और दूर चली जाएगी। जैसे बड़ा तारा हुआ तो गोल्डी लॉक जोन जितनी डिस्टेंस पे अर्थ और सन का गोल्डी लॉक जोन है उससे क्या होता है, दूर चला जाएगा। तो तारे की साइज पे भी क्या करता है, ये गोल्डी लॉक जोन निर्भर करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गोल्डी लॉक जोन सूर्य के या किसी तारे के चारों तरफ का वो बेल्ट होता है जिसमें जीवन पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक हैबिटेबल पाथ होता है। हैबिटेबल पाथ का मतलब जिसपे मनुष्य क्या कर सके या जीव जंतु वो के जीवन संभव होने की सारी स्थितियां मौजूद हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमारी अर्थ क्या है, हमारे सूर्य के गोल्डी लॉक जोन में होने की वजह से ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि उस पे एक एटमॉस्फेयर है और वाटर है, जिसके चलते पूरा जीवन हमारा उस पे संभव हो पाया है। तो यही कारण है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी पे जीवन क्या है, संभव है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर भी है और उसके अलावा क्या है, एटमॉस्फियर भी है। इन दो कारणों की वजह से पृथ्वी पे क्या है, जीवन है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है ना। ये तो समझ लिया कि पृथ्वी पे जीवन जी होने का क्या रीजन है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है ना। अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है गतिशील है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो उस पे कितने, उसमें कितने तरह की गतियां हो रही हैं, ठीक है ना। बहुत सारी गतियां, जैसे रोटेशन हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो उन सारी गतियों को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, ठीक है ना। एक तो को हमने कहा है क्या, मेजर मूवमेंट्स, ठीक है। और एक को हमने क्या कहा है, माइनर मूवमेंट्स, ठीक है ना। अब दोस्तों है क्या कि हम लोगों को ये देखना है कि इस मेजर मूवमेंट में और माइनर मूवमेंट में क्या क्या आता है, ठीक है ना। कौन कौन से मूवमेंट्स अर्थ के मेजर मूवमेंट कहे जाएंगे और कौन कौन से मूवमेंट अर्थ के माइनर मूवमेंट कहा जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है ना। ये देखिए, मेजर मूवमेंट्स में पहला जो मूवमेंट आता है, मूवमेंट अलोंग विद द गैलेक्सी। बहुत ही ये छोटी सी बात है जिसपे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। हम लोग बस दो तरह के मूवमेंट ही ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा दो तरह के मूवमेंट की बात करते हैं। एक तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, दूसरा सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है। दो, इसके अलावा लगता है कि और कोई मूवमेंट नहीं भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसे भी और मूवमेंट है जिन पे हमको हमारा ध्यान नहीं जाता। उसमें से पहला क्या है कि मूवमेंट अलोंग विद द गैलेक्सी। दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि गैलेक्सीज क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं, वो एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही हैं। तो जब पूरी की पूरी गैलेक्सी ही मूव कर रही है तो उसके साथ साथ हमारा सोलर सिस्टम मूव कर रहा होगा, और उस सोलर सिस्टम के मूव करने की वजह से हमारी अर्थ भी उसी के साथ क्या कर रही होगी, गति कर रही होगी। तो अर्थ का जो पहला मूवमेंट होता है वो उसकी गैलेक्सी के साथ साथ होता है, ठीक है ना। तो ये
लगभग गैलेक्सी की गति होती है 20-21 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी गैलेक्सीज क्या हो रही है, मूव कर रही है। ठीक है ना। तो उसी रफ्तार से हमारी पृथ्वी भी हमारी गैलेक्सी जो कि मिल्की वे है उसके साथ क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। ठीक है ना। पूरा का पूरा वो सोलर सिस्टम मूव कर रहा होगा। पहला मूवमेंट तो ये हुआ। दूसरा, मूवमेंट अलोंग विद सोलर सिस्टम अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है ना। अब जैसे कि ये वाला मैं आपको मूवमेंट थोड़ा सा समझाता हूँ, इसलिए मैंने ये थोड़े से कुछ फिगर्स लेके आए हैं जिससे आप लोग क्लियरिटी रहे। देखिए, अब क्या है कि हमारा जो गैलेक्सी है ये, ठीक है ना, ये तो मूव कर ही रहा है एज अ होल पूरी तरह से। ठीक है। इस गैलेक्सी के ये जो सेंटर है, ठीक है ना, इसमें इसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के चलते क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ भी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, ठीक है ना, 8 ग्रह और सूर्य एक साथ क्या कर रहे हैं, हमारी गैलेक्सी के सेंटर का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक। इसका मतलब कि पृथ्वी भी ये काम कर रही होगी, क्योंकि सोलर सिस्टम ही मूव कर रहा है तो जिधर जिधर सोलर सिस्टम जाएगा उधर उधर हमारी पृथ्वी भी जाएगी। ठीक है ना। तो ये उसका दूसरा मूवमेंट हुआ जो वो अपने 8 ग्रहों और सूर्य के साथ हमारे जो आकाश गंगा है उसकी सेंटर की, उसके केंद्र की चक्कर लगा रही, यानी कि परिक्रमा कर रही है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरे टाइप का हो गया मूवमेंट। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे टाइप के मूवमेंट के लिए। ठीक। तो अब दो हो गए हैं दोस्तों ना। ये हमारा तीसरा मूवमेंट क्या है, रोटेशन, सॉरी रिवोल्यूशन अराउंड द सन, जो सबका फेवरेट क्या है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो परिक्रमा लगाती है, उसको तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो रिवोल्यूशन उसको कहते हैं। ठीक है ना। जो 365 दिन लगते हैं, जिसको हम लोग एक साल कहते हैं, एक सौर्य मास कहते हैं। ठीक है ना। तो वही है ये रिवोल्यूशन। ठीक है। सूर्य का के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना एक तीसरी गति है। और चौथी जो मेजर मूवमेंट्स है, मुख्य जो गतियां हैं, उनमें से चौथी जो गति है वो क्या है, रोटेशन। यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है। ठीक है ना। अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे लगातार स्पिन कर रही है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ये। ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन। तो ये क्या हुआ, तीस चौथी गति हुई। तो ये चारों हो गए हमारे मेजर मूवमेंट्स। इसके अलावा भी पृथ्वी में कुछ गतियां हैं जो जिनका जो होता क्या है कि इनकी मूवमेंट्स की वजह से पृथ्वी में क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको दिखाई नहीं देते हैं। बहुत बड़ा असर कई सालों बाद हमको दिखता है। जैसे कि उसमें से पहला है चेंज इन रिवोल्यूशन पाथ। ये देखिए दोस्तों, ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, गोल्डी लॉक जोन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये हुआ। ठीक है ना। तो ये सन के चारों तरफ ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। ठीक है ना। इसको गोल्डी लॉक ही कहते हैं दोस्तों, हिंदी में भी इसको गोल्डी लॉक जोन ही कहा जाएगा। ठीक है ना। द हैबिटेबल जोन around a star is essential the region in which liquid water can be present on the planet surface with this zone life can be grow। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा जोन है जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है। तो इस जोन में स्थिर होने की वजह से पृथ्वी पे क्या है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है और एक टेम्परेचर है इस पे, जिसके चलते क्या कर रहा है हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, बहुत सारी गैसें, डस्ट पार्टिकल वो एग्जिस्ट करने की वजह से
इस पे क्या है, जीवन संभव हो पाया है। बाकी और कोई भी ग्रह चूंकि इस गोल्डीलॉक्स जोन में है नहीं, तो वो परिस्थितियां बन नहीं पाती जिसकी वजह से इन पे कोई जीवन संभव हो पाया हो। ठीक है ना, तो ये है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर। ठीक, तो चेंज इन रिवोल्यूशन पार्ट, एक मूवमेंट होता है, ये देखो ये, ठीक है ना। अर्थ जिस पाथ पे सूर्य के चारों तरफ रोटेट कर रही है, वो पाथ भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ये पाथ है जो बहुत ही ज्यादा इलिप्टिकल है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इलिप्स के फॉर्म में है, और एक क्या है, थोड़ा सा सर्कल के फॉर्म में है। तो ये पाथ शिफ्ट होता रहता है। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मूवमेंट ही है। और इस पाथ को चेंज होने में कितने साल के बीच ये चेंज होता है, तो ये आप जैसे कि देख सकते, क्या है, 2.5 सैकड़ा, ठीक है ना। तो 1 लाख साल से 4,13,000 साल के बीच क्या होता है, ये चेंज होता है। ठीक है ना, यानी कि 1 लाख साल में क्या करेगा, ये अपना पाथ चेंज करेगा, और फिर उसको वापस आने में पूरे के पूरे कितने साल लग जाते हैं, 4,13,000 साल लग जाते हैं। तो इस समय भी क्या हो रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, मूव कर रही है आगे और पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये एक प्रकार का माइनर मूवमेंट है, जिसका पृथ्वी पे बहुत बड़ा प्रभाव हमको कभी देखने को मिलता नहीं, ऐसे हम इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, उतना कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब शिफ्ट इन एक्सियल इंक्लिनेशन। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी का एक्सिस जो है, अक्ष जो है, वो झुका हुआ है। ठीक है ना, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, हम लोग क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री। ठीक है ना, तो ये जो झुकाव है 23.5 डिग्री, ये भी क्या होता है, बदलता रहता है। एग्जैक्ट हमेशा 23.5 डिग्री का ये झुकाव पृथ्वी का नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। और चूंकि वो चेंजेस इतने माइनर होते हैं दोस्तों, कि हमको क्या होता है कि वो पता ही नहीं चल पाता। जैसे ये देखिए 23.5, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे क्या है, झुकाव है। ठीक है ना, सन के अराउंड जो प्लेन होता है, जैसे कि ये सन है, तो सन का प्लेन क्या हुआ ये, और सन के प्लेन से पृथ्वी का झुकाव क्या है, 23.5। बट ये जो एंगल है ना दोस्तों, ये भी क्या होता है, बदलता रहता है। ये कहाँ से कहाँ तक बदलता रहता है, ये बदलता है 22.5 से 23.5 के बीच, ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो कभी कभी ये एंगल क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है 22.5। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रकार का पृथ्वी का क्या है, मूवमेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर मूवमेंट में इसको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, अब आखिरी जो मूवमेंट आता है पृथ्वी का, वो क्या है, प्रिसेशन। ठीक है ना, प्रिसेशन देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझाया हूँ इस फिगर के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी 21.5 डिग्री, ठीक है ना, से लेके 24.5 डिग्री के बीच में, ये रेंज है दोस्तों। ठीक है ना, क्या रेंज है, 21.5 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच रहता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग मीडियम, जब उसका हम लोग क्या लेते हैं, माध्य ले लेंगे, तो वो लगभग आएगा आपका 23.5 डिग्री। तो हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव इतना ही रहता है। और ये पूरा चेंज होने में, ये जो देख रहे हैं, ये पूरा प्रक्रिया होने में कितने साल लगते हैं, तो 41,000 साल,
यानी कि किसी भी मनुष्य के जीवन काल में ये पूरी प्रक्रिया ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा जो जीवन है वो इन सब चीज़ों को के प्रभावों को महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है ना? ये इतने बड़े टाइम स्केल है कि हमारी एक लाइफ साइकिल में हमको ये कभी भी महसूस नहीं होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? अब लास्ट जो मूवमेंट जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? प्रिसिशन। ठीक है ना? प्रिसिशन ये पृथ्वी की जो अक्ष है वो भी क्या कर रही है? वॉवेल कर रही है। देख रहे हैं? ठीक है ना? ये पहले यहाँ होती है, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये पूरा का पूरा पृथ्वी का जो एक्सिस है ये भी क्या कर रहा है? ये यहाँ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। जैसे अभी यहाँ है, फिर कहाँ है? यहाँ है, फिर कहाँ है? यहाँ है। ठीक है ना? तो ये भी क्या करता है? वोवेल करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसेशन कहते हैं। ठीक है ना? और इस प्रिसिशन को होने में कितना समय लगता है? 11,000 साल लगते हैं। तो इसको भी हमारी लाइफ टाइम में नोटिस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से कुल मिला के अर्थ क्या कर रही है? 7 प्रकार की गतियां कर रही है, जिसमें 4 हम लोग मेजर मूवमेंट और 3 क्या है? माइनर मूवमेंट। ठीक है ना? तो इसको ये जो लास्ट वाला मूवमेंट है ये थोड़ा आपको हो सकता है कम समझ में। किसी दिन मेरे को वीडियो भी है तो आप लोगों को समझाऊंगा उससे, बट आप लोग समझने की कोशिश करिएगा ये इस फिगर से। ठीक है ना? ये देख रहे हैं ना? ये क्या कर रही है? वैसे ही जैसे कि कोई लट्टू, लट्टू आप लोग देखे हैं? ठीक है? जो घूमता है ऐसे करके। ठीक है ना? तो लट्टू का जो टॉप है उसको एक्सिस समझ लीजिए। ठीक है ना? और उसको समझ लीजिए कि वो भी लट्टू के साथ क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ठीक वैसे ही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिशन कहते हैं। ठीक है? तो ये भी एक प्रकार की क्या होती है? गति होती है। ठीक है दोस्तों? आई होप आप लोगों को मैं सब समझा पाया हूँ। ठीक है? अगर कोई समस्या आ रही हो, कुछ समझ में आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है? अब इसके आगे क्या है दोस्तों कि पृथ्वी पे जीवन आया कैसे? जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे? किन किन चरणों से पृथ्वी हमारी गुजरती हुई आज किस स्थिति में पहुंची है? ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी जब निर्माण हुआ तभी से इस तरह का उस पे वातावरण था। ठीक है? पहले क्या था? बहुत ही गर्म थी, फिर धीरे धीरे क्या हुई? ठंडी हुई, फिर अलग अलग युग आए, उस पे अलग अलग युगों की अलग अलग खासियत थी, और फिर हमारी पृथ्वी बनी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग दोस्तों अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।